कला और संस्कृति के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में और ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 2 है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने स्थापत्य, चित्रकला और मूर्तिकला के बारे में हमने देखा था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देखा था कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज इसके साथ ही जो पहला वाला लेक्चर हुआ था उसमें क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हुए हैं रिसेंट में उसको भी कवर करेंगे और पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ में रहे हैं उनको भी कवर करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन 2022 में पूछा था, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे लंबी मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं से सही निरूपित करता है? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा संबंधित जो पर्सनालिटी रहती है न्यूज़ में उनसे उनका क्या दर्शन है उसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर पर्सनालिटी की बात करें न्यूज़ की, तो सबसे पहले प्रमुख जो पर्सनालिटी न्यूज़ में थी आज शंकराचार्य। ये क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री ने केरल के कलाडी गांव में श्री आज शंकराचार्य जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा किया था, इसलिए ये न्यूज़ में था। ये तो हो गया एक लाइन में क्यों न्यूज़ में थी। अब इसमें पूछा क्या जा सकता है? सबसे पहले देखिए शंकराचार्य के बारे में जान लेते हैं। तो शंकराचार्य जो थे, आदि शंकराचार्य को जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता था और उन्हें भगवान शिव के अवतार भी माना जाता है। और इनका जो दर्शन था वो अद्वैत वेदांत और दशनामी संप्रदाय के लिए भी जाना जाता था। उन्होंने सनातन धर्म का उत्थान करने के लिए भी कार्य किया। आज शंकराचार्य के गुरु की बात करें तो गोविंद भगवत पाद, जिन्हें गौड़ पादाचार्य के शिष्य के रूप में भी जाना जाता है, ये जो है वेदांत संप्रदाय के दार्शनिक थे। आज शंकराचार्य ने इनसे गौड़पाद कारिका, ब्रह्मसूत्र, वेद, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया था। गौड़पाद कारिका यह सबसे पुराना प्रचलित अद्वैत वेदांत ग्रंथ है। ठीक है, गौड़पाद को स्पर्श योग अजातिवाद की शुरुआत के लिए जाना जाता है। अगर बात करें आज शंकराचार्य के दर्शन की, तो इनका दर्शन है वेदांत दर्शन से संबंधित है और उन्होंने अद्वैत वेदांत या अद्वैतवाद का दर्शन भी प्रतिपादित किया। अद्वैत वेदांत को ज्ञान कांड या अद्वैतवाद के नाम से भी जाना जाता है। वेदों को उपनिषदों के साथ जोड़ने वाले वेदांत दर्शन के तहत यह पहला मुख्य उपदर्शन है। इन्होंने कहा था कि व्यक्ति अपनी जीवात्मा, परमात्मा यानी ब्रह्म के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान लेना इनका दर्शन क्या है। इनका दर्शन है अद्वैत वेदांत या अद्वैतवाद। ठीक है, आज शंकराचार्य के शिष्यों की बात करें तो पद्मपाद, तोटकाचार्य, हस्तमलक और सुरेश्वराचार्य इनके शिष्य थे और इन सभी ने आज शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों का अलग अलग नेतृत्व किया था। अब बात कर लेते हैं आज शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 वैदिक मठ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ में भी था, आज शंकराचार्य द्वारा स्थापित जोशी मठ, जियोलॉजिकल हलचल के कारण वहाँ पर दरारें पड़ी इसलिए न्यूज़ में था। तो आपको ध्यान रखना जोशी मठ किससे संबंधित है। आज शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो 4 मठ हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण मठ है और उत्तरी भाग में स्थित है और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये अथर्ववेद को डिनोट करता है। इसके अलावा आप आ जाएंगे उड़ीसा में। उड़ीसा के पुरी में, भारत के पूर्वी भाग में जो है श्री गोवर्धनम पीठम या गोवर्धन मठ जो ऋग्वेद को जो है दिखाता है, उसकी स्थापना की थी। यानी चारों दिशाओं में इन्होंने 4 मठ की स्थापना की थी। उसके बाद दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में, भारत के दक्षिणी भाग में श्री शारदा पीठम या श्रृंगेरी मठ जो यजुर्वेद को दर्शाता है उसकी स्थापना की थी। द्वारका में आएंगे तो भारत के पश्चिमी भाग में श्री शारदा पीठम, द्वारका शारदा मठ जो सामवेद को दर्शाता है उसकी स्थापना आज शंकराचार्य द्वारा की गई थी। अगर बात करें भारतीय दर्शन की, तो आपको पता होगा भारतीय दर्शन के 6 संप्रदाय या 6 दर्शन हैं। उसमें है वेदांत, उत्तर मीमांसा, न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, सांख्य। अगर वेदांत उत्तर मीमांसा की बात करें तो आज शंकराचार्य का जो दर्शन है वह क्या है, अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का दर्शन क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद।
माधवाचार्य का दर्शन क्या है? द्वैतवाद। निम्बकाचार्य का दर्शन क्या है? द्वैताद्वैतवाद। वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्धाद्वैतवाद। चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य वेदवाद। ठीक है, तो आज शंकराचार्य न्यूज में थे। तो ये अद्वैतवाद में कहा गया है आत्मा और ब्रह्मा एक ही है और इसे अंतर का ज्ञान प्राप्त करने से मोक्ष मिलता है। रामानुजाचार्य भी न्यूज में है। तो इनका जो दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद है, समस्त विभिन्नता का मूल केंद्र एक ही है, तत्व में निहित है। ठीक है, पूर्व मीमांसा की बात करें तो यह विशुद्ध रूप से अनुष्ठानिक प्रक्रियाओं पर आधारित है। तो ये कुछ ऊपरी हम लोगों को नॉलेज रखना चाहिए दर्शन के बारे में, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जैसा कि हमने आगे भी दिखाया है। अब बात करते हैं स्वामी रामानुजाचार्य की, जिनका संबंध विशिष्टाद्वैतवाद से है। ये क्यों न्यूज में था? तो हाल ही में गृह मंत्री ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। इसे श्रीनगर के सोनवर क्षेत्र के एक मंदिर में स्थापित किया गया है। इसके अलावा स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट की स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की भी स्थापना जो है फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। तो आपको ध्यान रखना है, स्वामी रामानुजाचार्य से दो प्रतिमाएं संबंधित है। एक स्टैचू ऑफ पीस वो कहाँ है? श्रीनगर में है। दूसरा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी वो कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। इसके अलावा जो श्रीनगर का स्टैचू ऑफ पीस है, प्रधानमंत्री द्वारा जैन भिक्षु आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरसिरेश्वर की राजस्थान 2020 में अनावरण की गई स्टैचू ऑफ पीस से अलग है। तो ध्यान रखना है, स्टैचू ऑफ पीस दो है। स्टैचू ऑफ पीस एक तो श्रीनगर में है, स्वामी रामानुजाचार्य से संबंधित है। दूसरा क्या है? स्टैचू ऑफ पीस जो है एक राजस्थान में दूसरा स्थित है, वो जैन भिक्षु आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर से संबंधित है। इसके अलावा अगर बात स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो आप फिर से क्लियर कर लीजिएगा। जो श्रीनगर में स्थित है वो स्वामी रामानुजाचार्य से संबंधित है स्टैचू ऑफ पीस। इसके अलावा राजस्थान में जो स्थित है स्टैचू ऑफ पीस वो संबंधित है जैन भिक्षु आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर से। इसके अलावा जो हैदराबाद में रामानुजाचार्य की मूर्ति स्थापित की गई है वो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं श्री रामानुजाचार्य के बारे में। तो इनका जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। उनके गुरु उन्हें प्रतिष्ठित उपाधि एम पेरुम अनार से सम्मानित किया था। इसका अर्थ होता है आप हमसे आगे। एक दार्शनिक के रूप में श्री रामानुजाचार्य का योगदान की बात करें तो वे अलवर संतों, अलवर का संबंध किससे है? विश्व उपासकों से बहुत प्रभावित थे। प्रतिपादक की बात करें तो उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद, जिसके बारे में हमने अभी 6 दर्शनों में से एक की बात की, के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रामानुज की भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया था। इन्हें अन्नमाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई जैसे कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत माना गया। 9 शास्त्रों के रचनाकार इन्होंने श्री भाष्य, गीता भाष्य, वेदार्थ संग्रह सहित 9 रत्नों के नाम से विख्यात 9 शास्त्रों की रचना की। इसके अलावा मंदिरों में किए जाने वाले अनुष्ठानों के लिए सही प्रक्रियाओं को स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है तिरुमला और श्रीरंगम है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इनका जो, एक सेकंड, सामाजिक समानता के समर्थक के रूप में श्री रामानुजाचार्य के योगदान की बात करें तो इन्होंने सभी के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। इन्होंने शाही दरबारों से लोगों के साथ समान व्यवहार करने पर भी बल दिया। इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम मूल रूप से महाउपनिषद में की अवधारणा को प्रतिपादित किया। इन्होंने भगवान की भक्ति, करुणा, विनम्रता, आपसी सम्मान के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष प्राप्त करने की बात की। इसे वैष्णव संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कुछ था श्री रामानुजाचार्य के बारे में। एक स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी न्यूज में थी, वो किससे संबंधित है? वो कैंपागौड़ा से संबंधित है। ठीक है, और वे कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, कर्नाटका में स्थित है। तो कुछ ये मूर्ति हैं, यह आपको ध्यान रखना है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी हुई, यूनिटी हुई, पीस हुआ, किससे संबंधित है, उनका दर्शन क्या है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी की बात करें तो संत तुकाराम जो है न्यूज में थे। क्यों न्यूज में थे? तो प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के मंदिर शहर
देहू में संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया था, इसलिए ये न्यूज में था। अब बात करते हैं इनके बारे में। इन्हें तुकोबा, तुकाराम, बोलबा, अम्बिले आदि नाम से जाना जाता था। वह महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संतों में से एक थे। शिवाजी महाराज उनका बहुत सम्मान करते थे। महात्मा गांधी ने यरदरा सेंट्रल जेल में अपनी कारावास अवधि के दौरान उनकी कविताएं पढ़ी थी और उनका अनुवाद भी किया था। समाज सुधार में इनका क्या योगदान था? इन्होंने जाति व्यवस्था को अस्वीकृत किया। अखिल भारतीय भक्त साहित्य में वारकरी परंपरा का विस्तार करने में मदद की। इन्होंने वारी तीर्थ यात्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। साहित्य की बात करें तो अभंग काव्य के रचनाकर्ता थे। या साहित्य की एक मराठी शैली है जो आध्यात्मिक विषयों के साथ लोक कथाओं पर केंद्रित है। उनकी कीर्तन की बात करें तो हिंदू भगवान विष्णु के अवतार विठोबा और विट्ठल को समर्पित थे। तुकाराम गाथा के संलग्नकर्ता की बात करें तो इनकी रचना मराठी भाषा में की गई थी और यह अभंग गाथा के नाम से भी लोकप्रिय है। तो ये कुछ कीवर्ड हैं, ये आपको भी ध्यान रखना है। अगर बात करें तो ये जो वराकरी परंपरा की बात करें तो वराकरी को उस व्यक्ति या समूह के रूप में संदर्भित किया जाता है जो महाराष्ट्र के पंढरपुर शहर में भगवान विठोबा या विट्ठल के मंदिर के तीर्थ यात्रा करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी न्यूज में थी, लचित बोरफुकन। ये क्यों न्यूज में थे? ये इसलिए न्यूज में थे कि हाल ही में अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जो है जयंती का 3 दिवसीय उत्सव जो है कहाँ, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, इसलिए ये न्यूज में था। अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। ये 17वीं शताब्दी में अहोम सेनापति थे। इनको राजा चक्रध्वज सिंह द्वारा अहोम साम्राज्य के 5 बोरफुकनों में से एक रूप में चुना गया था। सराय घाट का युद्ध जो 1671 में हुआ था, इन्होंने मुगलों को पराजित किया था। इनके पार्थिव शरीर के अवशेष को लचित मैदान में रखे गए थे। इस मैदान का निर्माण 1672 में स्वर्गदेव उदैत्य सिंह ने कराया था। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब अहोम साम्राज्य राजवंश की बात करें तो इसके संस्थापक जो थे वो छोलुंग सुक्पा थे। ठीक है, मुख्य शासक आपको पता है छोलुंग सुक्पा। वह मोंग माओ कबीले का एक शान राजकुमार था। सुंदगफा इसने अपने शासनकाल में हिंदू धर्म अपना लिया था। अगर बात करें कल्चर की तो मूंगा रेशम कीट पालन के अगुआ थे। मूंगा रेशम से निर्मित वस्त्र पहनते थे। कवियों और विद्वानों को भूमिदान दिया जाता था। नाट्यशाला को भी प्रोत्साहन किया जाता था। इसके अलावा अगर बात करें तो शिवडोल, देवीडोल, विष्णुडोल जैसे महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण इन्होंने करवाया था। अगर विस्तृत सावधान मकबरों की बात करें तो मोइदम और या मैदम का निर्माण जो है अहोम राजवंश द्वारा कराया गया था। भाषा की बात करें तो अहोम ताई अहोम भाषा जो है या बाद में असमी भाषा को अपनाया। ठीक है, सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों की बात करें, समाज में कुलों को विभाजित किया गया था जिन्हें खेल कहा जाता था। एक खेल अक्सर कई गांवों को नियंत्रित करता था। उन्हें हिंदू धर्म के कई तत्वों जैसे वर्ण व्यवस्था को अपनाया गया था। शुरुआत में आदिवासी देवताओं की पूजा करते थे। उन्होंने सुदागफा के शासनकाल के समय हिंदू धर्म को अपनाया। अहोम शासन 1826 में अंग्रेजों द्वारा असम के कब्जे जो यांडूब की संधि के साथ समाप्त हो गया। तो ये कुछ जो है न्यूज में था। नेक्स्ट जो है अपडेट की बात करें, स्थापत्य जो है से संबंधित कुछ न्यूज में था जो इसके पहले वाला लेक्चर था उसमें नहीं बता सके, लेकिन इसमें हम कुछ आपको अपडेट कर दें। तो मोहिदम की जैसे बात की तो मोहिदम जो अहोम राजवंश के टीले वाली सावधान जहाँ पर शवों को दफनाया जाता था वो न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? तो भारत सरकार ने यह तय किया है कि असम के चिराईदेव मैदान या मोइदम अहोम राजवंश के टीले वाली सावधान प्रणाली को 2023 के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने हेतु नामित किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, मोइदम जो है अहोम राजवंश की शाही कब्रगाह है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की। तो राजा राम मोहन राय की बात करें, जिन्हें क्या कहा जाता था, भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी जाना जाता था। अगर राजा राम मोहन राय को प्राप्त विभिन्न उपाधियों की बात करें तो 1831 में अकबर द्वितीय ने इन्हें जो है राजा की उपाधि दी थी। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा था।
नेक्स्ट बात करें उपाधि की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें भारत पथिक के रूप में भी एक संज्ञा दी थी। अगर और इनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इनका जन्म जो है 22 मई 1772 को 22 मई 1772 को बंगाल के प्रेसिडेंसी हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रमाकांत राय और माता का नाम तारड़ी देवी था। ठीक है। अगर शिक्षा की बात करें तो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ इन्होंने वेदों, उपनिषदों, कल्पसूत्र, अन्य जैन ग्रंथों का भी अध्ययन किया था। इसके साथ इन्हें तांत्रिक कृतियों का भी अध्ययन किया था। इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया था। ये बहुभाषाविद थे। इन्हें बंगाली, फारसी, अरबी, संस्कृत की, अंग्रेजी के ज्ञाता थे। अब बात करते हैं इनके कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की। सबसे पहले अगर बात करें तो बंगाल सती प्रथा विनियमन 1929 में इनका योगदान था और यह विनियम जनरल विलियम बेंटिक के प्रशासनिक काल के दौरान पारित हुआ था, जिस पर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। और राय ने जो है यानी राजा राम मोहन राय ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर के साथ मिलकर सती प्रथा के खिलाफ अथक प्रयास किए थे। इसके अलावा अगर बात करें तो महिलाओं के समान अधिकार के रूप में यानी इक्वल राइट टू वुमेन के रूप में इन्होंने महिलाओं के लिए समान विरासत अधिकार मांग करते हुए बाल विवाह, बहु विवाह का भी कड़ा विरोध किया था। अगर एजुकेशन रिफॉर्म की बात करें तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में, यानी और ये किसके सहयोग से की थी? स्कॉटिश जो थे डेविड हेयर के सहयोग से की थी और बाद में इसका नाम प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम पर जाना जाने लगा था। तो आपको ध्यान रखना, हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से की थी। इसके अलावा 1822 में जो है आंग्ल वैदिक स्कूल की स्थापना की थी। उसके बाद 1826 में बात करेंगे तो वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। और 1830 की बात करें, 1830 में महासभा की संस्था की स्थापना अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से और बाद में स्कॉटिश चर्च कॉलेज के नाम से ये विख्यात हुआ। धार्मिक योगदान की बात करें, रिलीजियस कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हिंदू सुधारक के रूप में उन्होंने वेदांत और महानिर्वाण तंत्र से हिंदू शास्त्रों का एकात्मक प्रतिक्रिया दी और इसी प्रतिक्रिया के स्वरूप जो है इन्होंने आत्मीय सभा सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स 1814 की स्थापना की। इसके अलावा ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में की। मुस्लिम रक्षक के रूप में आस्था के एक मुस्लिम रक्षक के रूप में उन्होंने तुहुत उल मुहिद्दीन यानी एकेश्वरवादियों का एक उपहार 1803 में और इसके अलावा मोनो जुतैलो आदिया की रचना की। ईसाइयों के संदर्भ में बात करें तो उन्होंने ईसाई मिशनरियों के साथ वाद विवादों को पुराने और नए शाखा को संपूर्ण ढांचे का एकात्मक संस्करण प्रस्तुत किया। अगर और इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता में उन्होंने 1829 और 1830 में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश शासन के समक्ष याचिका दायर की थी। और इसके अलावा जो है संवाद कौमुदगी यानी मून ऑफ इंटेलिजेंस 1821 में स्थापित किया। ये बंगाली भाषा में स्थापित थी, बंगाली भाषा में जो है साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है। इसके अलावा मिरात उल अखबार मिरर ऑफ न्यूज़ 1822 में जो है इनके द्वारा स्थापित किया गया था। भारत का पहला फारसी समाचार पत्र था, भारत का पहला फारसी समाचार पत्र था। इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करें तो भारत में आर्थिक शोषण के लिए अंग्रेजों के लिए उत्तरदायी ठहराया, गरीब किसानों के लिए आवाज़ उठाई, मुगल बादशाह के वजीफे में वृद्धि की। राजनीतिक रिफॉर्म की बात करें तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से भारत के लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी, लेकिन फिर भी भारतीयों के नागरिकों यानी भारतीय नागरिकों को अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और यूरोपीय लोगों के साथ नस्ली श्रेष्ठता का विरोध किया। तो ये ब्रह्म समाज या जिसे ब्रह्म सभा के नाम से जाने जाते हैं 1828 में हिंदू में एक केसरवादी संप्रदाय के रूप में स्थापित किया। इसके बाद 1833 में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व के साथ ब्रह्म समाज जो अभी शैशवावस्था में था प्रगति मंद हो गई। इसके बाद 1842 में जो है द्वारिकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में इसकी
नई शुरुआत करने का प्रयास किया गया। फिर 1857 आया, केशव चंद्र सेन ने इसमें सम्मिलित हुए। 1861 में पंडित नवीन चंद्र राय, अतमुरी लक्ष्मी नरसिम्हा द्वारा क्रमशः लाहौर और मद्रास में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 1866 में उदारवादी नवीन ब्रह्म समाज, जो केशव चंद्र सेन के अंतर्गत भारत का ब्रह्म समाज था, और रूढ़वादी प्राचीन ब्रह्म समाज, जो आदि ब्रह्म समाज था, के मध्य औपचारिक विभाजन हुआ। फिर 1878 आया। इसके अतिरिक्त एक और अन्य विभाजन हुआ, क्योंकि केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के महाराजा के साथ कर दिया था। इसके बाद केशव चंद्र सेन के अनुयायियों ने साधारण ब्रह्म समाज का गठन किया। तो ये कुछ डिवीजन थे और कालक्रम थे, सिंक्रोलॉजी थी, आपको जिसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पर्सनालिटी न्यूज में था सॉरी श्री अरबिंदो जो है वो न्यूज में थे। क्यों न्यूज में थे? हाल ही में श्री अरबिंदो घोष की जो है 150वीं जो है वर्षगांठ मनाई गई। तो श्री अरबिंदो जो थे 20वीं सदी के बंगाली कवि, दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म जो था 15 अगस्त 1872 को जो है कलकत्ता में हुआ था। अगर योगदान की बात करें तो वे एक गर्मपंथी आंदोलन के अग्रदूत थे। 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो आपको ध्यान रखना है 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति की स्थापना अरविंद घोष ने की थी। और ये किससे संबंधित थे? एक गर्मपंथी नेता थे। 1808 में अलीपुर षड्यंत्र केस में ये हिस्से में थे, शामिल थे। 1908 के अलीपुर षड्यंत्र केस में ये शामिल थे। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के दौरान वो नरमपंथियों के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में गर्मपंथी समूह में शामिल हो गए थे, और जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। अब इनके कुछ जो है 15 अगस्त 1947 के अवसर पर श्री अरबिंदो घोष के 5 सपने थे, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट पर्सनालिटी थे छत्रपति साहू जी महाराज। ये क्यों न्यूज में था? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में महान मराठा शासक छत्रपति साहू जी महाराज की 100वीं पुण्यतिथि मनाई। अब थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान लेते हैं। इनका जन्म जो है 1874 जून में हुआ था। कहाँ पर? कोल्हापुर जिले में हुआ था। कोल्हापुर में हुआ था। वह आधुनिक मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे। ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने अपने योगदान दिए हैं। नेक्स्ट बात करें तो अल्लारी सीतारामू राजू न्यूज में थे। क्यों न्यूज में थे? प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लारी सीताराम राजू की 150वीं जयंती के अवसर पर 1 वर्ष तक चलने वाली जयंती समारोह का शुभारंभ किया, और इस अवसर पर उन्होंने एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के पश्चिमी गोदावरी जिले मुंगलू गांव में हुआ था। ऐसा माना जाता था कि एक चमत्कारी पुरुष थे। उन्हें मन्यम वीरुडु के रूप में जाना जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगलों का नायक। अदर इम्पॉर्टेंट तथ्य की बात कर ले तो इन्हें रंपा विद्रोह के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्रांतिकारी वह कलकत्ता सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य थे। उन्होंने चटगांव के क्रांतिकारियों की एक बैठक में भी भाग लिया था। इन्होंने पहाड़ी क्षेत्र रंपा और गुडेम के असहयोग आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये एक शानदार रणनीतिज्ञ थे जिन्हें वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ भली भांति ज्ञान था। अंग्रेजों के साथ गोरिल्ला युद्ध में भी शामिल थे। तो ये अल्लारी सीताराम राजू के संबंधित कुछ फैक्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रंपा विद्रोह से इनका संबंध था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अदर इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी की बात करें जो न्यूज में थे, तो आचार्य चरक जो है न्यूज में थे। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत करने वाले छात्रों को संशोधित आचार्य चरक की शपथ की सिफारिश की, इसलिए ये न्यूज में थे। अब ये तो बताया गया कि न्यूज में क्यों थी। इनका जन्म जो है कश्मीर में हुआ था।
इन्हें प्राणाचार्य चरक के नाम से भी जाना जाता था। वह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक माने जाते थे। और राजा कनिष्क के अन्य दरबारी जो थे उन विद्वानों में से वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व आदि शामिल थे। चरक संहिता की रचना इन्होंने की थी और आयुर्वेद पर एक संस्कृत ग्रंथ भी लिखा था। चरक संहिता महर्षि भरद्वाज को समर्पित है क्योंकि यह कई बीमारियों के उपचार के लिए महर्षि भरद्वाज के छंदों के साथ अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे देवास सहायम पिल्लय। ये क्यों न्यूज में थे? तो हाल ही में इन्हें वेटिकन रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा संत की उपाधि प्रदान की गई। ये संत की उपाधि प्रदान करने वाला भारत के पहले आम आदमी है। इनका जन्म कन्याकुमारी जिले में तमिलनाडु के नट्टम गांव में हुआ था। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के दरबार में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की बात करें तो छत्रपति संभाजी। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद के उस्मानाबाद के शहरों का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव के करने की मंजूरी दी थी। औरंगाबाद को मूल रूप से खड़की कहा जाता था, जिसे 1610 में मलिक अंबर ने बसाया था। संभाजी छत्रपति शिवाजी की बात करें तो ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और उनके सबसे बड़े पुत्र थे। उनके अपने पिता की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक बने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की बात करें तो दारा सिकोह जो थे वो न्यूज में थे। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने दारा सिकोह द्वारा लिखी गई पुस्तक मज्म उल बहरन के अरबी संस्करण का विमोचन किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? मज्म उल बहरन। इसका अर्थ होता है दो महासागरों का संगम। यानी दो महासागर कौन से हैं? एक हिंदू धर्म का वेदांत और इस्लाम का सूफीवाद, इनके संगम पर एक किताब ली गई थी। उनकी समानता का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट जो न्यूज में थे दादा भाई नौरोजी। 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति थे। 2022 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके चुने जाने की 130वीं वर्षगांठ मनाई, इसलिए ये न्यूज में था। इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। इसके अलावा बॉम्बे एसोसिएशन के ये सक्रिय सदस्य भी थे। इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के संस्थापकों में से एक थे। और इनके द्वारा जो है रस्त गुफ्तार पत्रिका के संस्थापक सदस्य भी थे। नेक्स्ट बात करें तो उदा देवी जो है न्यूज में थी। 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर जो है उदा देवी की शहादत की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उदा देवी जो थी वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के विद्रोह 1857 के विद्रोह में शामिल थी और यह एक दलित स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट बात करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में। ये की न्यूज में थे। तो हाल ही में जो है प्रधानमंत्री ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200 वर्ष पूरे होने पर उनके जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाला समारोह का उद्घाटन किया था। महर्षि दयानंद सरस्वती को शुद्धि आंदोलन के रूप में के लिए भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही की गई थी। अगर बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की तो एक समाज सुधारक थे। धर्म, राजनीति, समाज से संबंधित उनके विचारों को उनकी प्रसिद्ध कृति सत्यार्थ प्रकाश जो 1875 में प्रकाशित हुई थी उसके लिए जाना जाता था। अगर महर्षि दयानंद सरस्वती दर्शन की बात करें तो धर्म का प्रबल समर्थन किया, वेदों की सर्वोच्चता को स्वीकारा और उन्होंने वेदों की ओर लौटने की बात की, उनका नारा था।
अन्य की बात करें तो अहिंसा और मानव जाति कल्याण की शिक्षा दी। मूर्तियों और धार्मिक प्रतीकों, आयोजनों और व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा न देकर मानव जाति के कल्याण की शिक्षा की बात की। यानी इनके केंद्र में जो है मानवता केंद्र में था। अस्पृश्यता का विरोध किया था। सभी जातियों के लिए वैदिक शिक्षा का समर्थन किया था। महिलाओं की शिक्षा का समर्थन, साथ ही बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ इन्होंने अभियान चलाया था। महर्षि दयानंद सरस्वती के योगदान की बात करें, राजनीतिक योगदान जो है तो भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, सुभाष चंद्र बोस, महादेव गोविंद रानडे, राम प्रसाद बिस्मिल, मैडम कामा, दामोदर सावरकर, लाला लाजपत राय आदि जैसे महानुभावों का इन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। उन्होंने 1875 में पहली बार स्वराज्य यानी स्वशासन शब्द का उपयोग किया था। शिक्षा में योगदान की बात करें तो महर्षि दयानंद सरस्वती के स्मृति में लाला हंसराज ने एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारतीय छात्रों को समकालीन अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ वेदों के अध्यापन के लिए एक अपडेटेड पाठ्यक्रम प्रदान करना। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना 1886 में की गई थी। पहला डीएवी कॉलेज जो है लाहौर में स्थापित किया गया था। उन्होंने अपने वेदों के सिद्धांत के आधार पर कई वैदिक स्कूलों और गुरुकुलों की स्थापना की थी। इनका उद्देश्य था मिस्ट्रियों स्कूलों की जगह एक भारतीय शैक्षिक व्यवस्था की स्थापना करना। आर्य समाज के बारे में बात करें तो महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में की थी। इनका लक्ष्य था समाज में प्रचलित असमानताओं को दूर करना। परोपकारी सभा भी इसी संबंधित थी, आर्य समाज के तहत स्थापित की गई थी। आर्य समाज ने बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बाल विवाह विरोध भी किया था। तो ये सब बातें जो हमने पहले कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अदर जो पर्सनालिटी न्यूज़ में थे उनके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी भी न्यूज़ में थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बात करें तो ये सम्राट अकबर के समकालीन थे। ये आपको ध्यान रखना है, सम्राट अकबर के ये क्या थे, समकालीन थे। रामचरितमानस जो था 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी बोली में लिखी गई कृति थी। नेक्स्ट बात करें रानी वेलु नाचियार। रानी वेलु नाचियार वीरमंगई, तमिल में इसका अर्थ होता है बहादुर महिला के नाम से भी जाना जाता था। वह रामनाथपुरम के राजा चेल्लामतु विजय रघुनाथ सेनापति की पुत्री थी और उसने महिलाओं की एक सेना का गठन किया था। इनका सेना को क्या कहा जाता था, उद्यल कहा जाता था। यानी इनकी सेना जो गठन की उसे क्या कहा जाता था, उद्याल कहा जाता था। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध घोषित करने वाली पहली शासिका थी। उसने जो है 1780 में अंग्रेजों के खिलाफ हैदर अली के साथ गठबंधन किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे संत सेवालाल महाराज। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पहली बार बंजारा समुदाय के धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज की जयंती को 1 साल तक मनाने की घोषणा की। इनका जन्म जो है 1739 में कहाँ पर, कर्नाटक में हुआ था, शिवमोगा जिले में। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह जो थे, छत्तीसगढ़ सरकार ने वीर नारायण सिंह के सम्मान में एक क्रिकेट स्टेडियम का नाम शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रखा है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में थे। वे जो थे वीर नारायण सिंह, वो सोना खान छत्तीसगढ़ में एक जमींदार थे और उनके पूर्वज जो थे गोंड जनजाति से संबंधित थे। नेक्स्ट बात करें तो हेमू कलाड़ी जो थे, हेमू कलनी जो है वो न्यूज में थे। इनका जन्म संयुक्त भारत के सिंध क्षेत्र में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान क्रांतिकारी और स्वतंत्र सेनानी थे। उन्हें सिंध का भगत भी कहा जाता था। नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते थोड़ा सा आर्किटेक्ट में, स्थापत्य के बारे में। पुराना किला न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि एएसआई ने पुराना किला में एक बार फिर से उत्खनन के लिए जो है तैयार है। इसके अलावा इस स्थान पर 1869 में, 73 में, 1314, 1718 में उत्खनन करवाया गया था।
इस स्थल की पहचान प्राचीन बस्ती इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी के रूप में की जाती और पूर्व उत्खननों में 2500 वर्षों के लिए एक निरंतर बसावट के साक्ष्य भी मिले हैं। इस परिसर में स्थित किला ए कुहान मस्जिद भी स्थित है। इसे शेरशाह द्वारा बनवाया गया था और यह लोदियों मुगलों की स्थापत्य कला के बीच एक ट्रांजिशन अवस्था में उसको दर्शाती है। तो आपको ध्यान रखना है, पुराना किला में एक किले ए कुहान मस्जिद भी स्थित है जिसको जो है शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसके अलावा शेर मंडल जो है इसी परिसर में स्थित है, इसे भी जो है शेरशाह सूरी ने बनवाया था। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक अष्टकोणीय संरचना है जो सफ़ेद और काले संगमरमर की पच्चीकारी से सजाया गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज में थे उसमें है गुजरात में हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया गया, इसलिए वो न्यूज में था। कच्छ जिले के जूना खटिया गांव में उत्खनन में समाधानों की कतारें मिली हैं। इन समाधानों से कंकाल के अवशेष, चीनी मिट्टी के बर्तन, मन के आभूषण, जानवरों की हड्डियां आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर कोई बड़ी बस्ती नहीं मिली है। मिट्टी के टीले वाले समाधानों से पत्थरों से निर्मित समाधानों की ओर संक्रमण को दर्शाता है। इसके अलावा मेजर हड़प्पन साइट है जो गुजरात में स्थित है, वो यहाँ पर आपको मैप में दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है बंदरगाह है, यानी कौन सा तटीय इलाका है, कौन सा इम्पोर्टेंट और कोई न्यूज में रहा तो आपको देख लेना है। नेक्स्ट बात करें तो किलाड़ी उत्खनन, ये न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? किलाड़ी जो है ये तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में एक छोटा सा गांव है और यह वैगई के किनारे मंदिरों के शहर के रूप में प्रसिद्ध है और ये मदुरई के निकट है। मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? मदुरई को कहते हैं। 2015 में किलाड़ी में किए गए उत्खनन से साबित हो गया कि तमिलनाडु में संगम काल के दौरान एक शहरी सभ्यता मौजूद थी, इसलिए ये न्यूज में है, आपको ध्यान रखना है। किलाड़ी उत्खनन कहाँ संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है, वैगई रिवर के किनारे, ठीक है, मदुरई के पास। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट जो न्यूज था, बौद्ध मठ परिसर, ये क्यों न्यूज में था? तो पश्चिम बंगाल के भरतपुर क्षेत्र के किए गए उत्खनन में बौद्ध मठ परिसर खोजी गई है। हालांकि इस स्थल का उत्खनन पहले भी किया जा चुका है, ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में था। नेक्स्ट जो है खजुराहो स्मारक समूह जो है वो न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? पैरेट लेडी को खजुराहो के संग्रहालय में स्थापित किया गया है। यह प्रतिमा कनाडा ने 2015 में भारत को लौटा दी थी और खजुराहो जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। और यहाँ पर हिंदू जैन मंदिरों का समूह भी पाया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और इस मंदिर की अगर स्थापत्य वास्तुकला की बात करें तो ये नागर शैली में बना मंदिर है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना, इससे आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो सप्तकोटेश्वर मंदिर, ये न्यूज में क्यों था? एएसआई ने गोवा में विचोलिम के नरवे में 350 साल पुराने सप्तकोटेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया, इसलिए ये न्यूज में था। कदम राजवंश के देवता हैं सप्तकोटेश्वर। नेक्स्ट बात करें तो जतर देउल टेम्पल, ये के न्यूज में था? तो जतर देउल टेम्पल बाहरी दीवार का वायु लवणताकार धीरे धीरे क्या हो रहा है? क्षीण हो रहा है। इसके कारण जलवायु परिवर्तन को बताया गया है। जतर देउल टेम्पल ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में कि सुंदरबन में 11वीं शताब्दी के प्राचीन टेराकोटा मंदिर है। यह एक शिव मंदिर है, ध्यान रखना है। ये क्या है? एक शिव मंदिर है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। एएसआई ने इसे राष्ट्रीय महत्व स्मारक के रूप में वर्गीकृत किया है। अब बात करते हैं कुछ अपडेटेड अन्य जो पेंटिंग्स आर्ट फॉर्म थे वो न्यूज में थे, जो इसके पहले लेक्चर में हम बता नहीं सके थे, मतलब अपडेट था नहीं, इसमें बता रहे हैं। तो थुल्लाल ये न्यूज में था। थुल्लाल क्या है? केरल का गायन और नृत्य कला का एक रूप है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना थुल्लाल का संबंध किससे है? केरल से सीधे। और ये क्या है? एक गायन और नृत्य कला का एक रूप है जो हास्य और सामाजिक व्यंग के लिए प्रसिद्ध है।
इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के महान कवि कुंचन नाम्बियार ने की थी। नेक्स्ट जो था मोहिनी अट्टम नृत्य था। तो प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम नृत्यांगना कनक रेले का निधन हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कनक रेले का संबंध किससे है। कनक रेले का संबंध जो है मोहिनी अट्टम से है, और मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का शास्त्रीय संगीत है। ठीक है, इसमें महिलाओं द्वारा भगवान विष्णु के सम्मान में मोहिनी अवतार धारण करके ये नृत्य किया जाता है। ये एकल नृत्य शैली है, महिला कलाकार द्वारा संपन्न की जाती है। इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं मद्दलम, मृदम, वीणा, कुछ तालम या झांझ जिसे कहते हैं, या इडक्का। ठीक है, आरंभिक उल्लेख जो है ऋषि भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र से मिलता है। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, सत्रिया, मोहिनी अट्टम, मणिपुरी। ठीक है, नेक्स्ट जो है न्यूज में था वो है एटिकोप्पा का खिलौना। शिल्पकार सीवी राजू जिन्हें पद्मश्री से पुरस्कार सम्मानित किया गया। राजू का संबंध जो है एटिकोप्पा लकड़ी के खिलौनों से निर्माण से है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में जो है इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सीवी राजू का संबंध किससे है। सीवी राजू का संबंध एटिकोप्पा जो है खिलौने से संबंधित है, और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। मोहिनीअट्टम कर्नल रेले जिनका हाल ही में निधन हुआ वो किससे संबंधित, मोहिनीअट्टम से संबंधित है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और थुलुल किससे संबंधित है, केरल से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हमारा पर्सनालिटी और जो अपडेट था वो पूरा हुआ। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर स्टडी IAS पर मिल जाएगी, आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। मिलते हैं पार्ट 3 में ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी।